हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ सेम लेंथ एल विथ रेडियाई रूट 2r एंड 2r आर केप्ट एज शोन इन द फिगर 1। देखिए दो कोएक्सियल सिलेंडर है, ये जो है ये दोनों का एक्सिस है, यही लाइन, और एक का इनर का रेडियस रूट 2r है और आउटर का रेडियस 2r है। द चार्ज ऑन इनर सिलेंडर इज क्यू। देखिए इनर सिलेंडर पर कह रहा है कि चार्ज क्यू है, तो अगर क्यू चार्ज होगा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं लेमडा। लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई लेंथ, तो एल दिया हुआ है, क्यू बाई एल। एंड आउटर सिलेंडर इज ग्राउंडेड, और आउटर को अर्थ से कनेक्ट किया, v इक्वल टू 0। तो आप लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़े होंगे। इनर सरफेस पर, आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। The annular region between cylinders is filled with a material of dielectric constant 5। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 का यहाँ मटेरियल फिल किया हुआ है। कंसीडर एन इमेजिनरी प्लेन ऑफ सेम लेंथ एल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम कॉमन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर्स। ये एक प्लेन देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है डायग्राम में, जो एक्सिस से आर दूरी पर है। दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर्स। द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर 2। देखिए ऊपर से जब इस सिलेंडर अरेंजमेंट को हम लोग देखेंगे, ऊपर से ध्यान से सोचिए, ऊपर से जब देखेंगे तो इस सिलेंडर के लिए एक सर्किल नजर आएगा और आउटर सिलेंडर के लिए भी एक सर्किल नजर आएगा। और ये डिस्क, एनुलर डिस्क टाइप का सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ये खाली नहीं है। अगर खाली रहता तो ये हॉलो होता, लेकिन ये मटेरियल से फिल किया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दिया हुआ है, तो ये एनुलर डिस्क टाइप का अपीयर होगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इनर रेडियस 2r और इनर रेडियस रूट 2r और आउटर रेडियस 2r। और ये जो प्लेन है, इस प्लेन का एक लाइन दिखेगा यहाँ, प्रोजेक्शन टाइप का एक लाइन, वही लाइन यहाँ दिखाया है। और लाइन का परपेंडिकुलर दूरी यहाँ दिखा, डायग्राम में दिया ही है, ये दूरी r है। इग्नोरिंग एज इफेक्ट्स द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू प्लेन एज एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्रीज। मतलब इस प्लेन से हम लोग को फ्लक्स निकालना है, कितना आएगा। देखिए ये डायग्राम कुछ अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं जरा। सबसे पहले तो देखिए ये दूरी हो गया आपका r, और यहाँ से अगर इस इंड को मिला दे तो ये तो रेडियस रूट 2r ही होगा, और इस इंड को मिलाएं अगर तो ये 2r हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सोचिए, ये प्लेन का ये जो पार्ट है, ये तो इनर सिलेंडर के अंदर है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, तो फ्लक्स 0। अब चूंकि ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन गया, तो बाहर भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं जाएगा, इन डिफेक्ट को नेग्लेक्ट ही करना है। तो जो इस प्लेन का सेक्शन बाहर है सिलेंडर्स के, उससे भी फ्लक्स 0। फ्लक्स पास कहाँ से होगा, तो सिर्फ देखिए, ध्यान से देखिए जरा इस डायग्राम में, यहाँ से यहाँ के बीच में और ये पूरे लेंथ एल में, ये जो स्ट्रिप है, और इधर भी रूट 2r से r के बीच में जितना प्लेन का पार्ट है, और ये लेंथ l, इसी दोनों स्ट्रिप से फ्लक्स पास होगा। मतलब यहाँ हम लोग अगर इसको इधर से समझे कि सिलेंडर रखा हुआ है, तो ये जो लेंथ हुआ, यही स्ट्रिप का एरिया, ये वाला लेंथ, और इधर जो एल लेंथ गया है ये, और यही सेम सिचुएशन आइडेंटिकल यहाँ से है। तो हम लोग दोनों तरफ के लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे, दोनों तो सिमेट्रिकल ही है। एक तरफ के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये वाला एक स्ट्रिप हो गया, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, जिसका एक लेंथ ये है, सामने दिख रहा है, जो भी होगा लेंथ निकालेंगे जरूरत के हिसाब से, और दूसरा वाला लेंथ कितना हो गया, एल। इसी स्ट्रिप से हम लोग को फ्लक्स निकाल लेना है। इस स्ट्रिप से जितना फ्लक्स आया उसका डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ से भी सेम फ्लक्स आएगा। बस यही क्वेश्चन है, और उसी में हम लोग को इन ऑप्शंस में से चेक करना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग एक सेपरेट डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये है आपका इनर सिलेंडर का सर्किल, जो क्रॉस सेक्शनल व्यू हम लोग देखे, और ये है आपका आउटर। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करें, तो देखिए ये सेंटर हो गया, उसके लिए तो एक्सिस हो जाएगा, और इस डायग्राम के अनुसार सेंटर है ये, यहाँ से मिला दिए। और ये जो लाइन है, ये जो प्लेन दिखाया है, इस प्लेन को अगर हम ड्रॉ करें, तो ये प्लेन लगभग यहाँ ड्रॉ हुआ,
यही दूरी है r और ये √2r। खैर ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री, और इधर वाला एंगल यहाँ तक जो मिलाएंगे वही इधर मिलाएंगे, तो इधर उधर वाले के लिए ये एंगल हो गया आपका 60। क्यों? क्योंकि ये लेंथ है आपका r यहाँ से यहाँ तक, और ये है √2r, और ये है 2r, तो ये वाला r/2r 1/2 हो जाएगा cos थीटा 60 डिग्री, और ये 1/√2 आ जाएगा, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। खैर हम लोग यहाँ देखते हैं, ये लेंथ l तो इधर रहेगा ही स्ट्रिप का, ये लेंथ तो एज्यूम करना ही है। यहाँ देखिए, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस और ये थीटा एंगल, ये एंगल थीटा ले लेते हैं। थीटा एंगल पर ये वाला रेडियस हम लोग एज्यूम कर लिए r, और अगला जो हम लोग डी थीटा एंगल के लिए बनाएंगे, ये देखिए इस r को थोड़ा सा हम हटा देते हैं यहाँ से। r तो हम लोग मान लेंगे कि ये लेंथ r ही है, और दूसरा जो यहाँ से डी थीटा एंगल पर बनाएंगे स्ट्रिप, यही एंगल है डी थीटा, और ये लेंथ है r। यहाँ से ये वाला जो स्ट्रिप कटा और ये लेंथ l, यही आपका रेक्टेंगुलर एरिया हो जाएगा। तो सिर्फ इसी को हम लोग एज्यूम करते हैं। तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा वो तो रेडियली आउटवर्ड इसी डायरेक्शन में होगा इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, और एरिया जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये एरिया का डायरेक्शन है ds निकालेंगे अभी। तो एरिया का ये डायरेक्शन। अब ये एंगल अगर हम लोग थीटा लिए हैं तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ई और ds के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। अब जरा इस स्ट्रिप का हम लोग बात कर लें तो ध्यान से देखिए, सिर्फ इस ट्रायंगल को हम दिखा रहे हैं। ये रेडियस r, ये वाला रेडियस r से थोड़ा ज़्यादा होगा, और ये एंगल डी थीटा। इसको हम लोग साफ साफ डायग्राम में अगर ड्रॉ करें तो देखिए कैसा ड्रॉ होता है। ये आपका r हो गया, और ये आपका अगला रेडियस है, और यही एंगल है डी थीटा, और यही स्ट्रिप, यही लेंथ हम लोगों को निकालना होगा। अब ध्यान से देखिए, ये लेंथ ऐसे नहीं निकलेगा, यहाँ से पहले परपेंडिकुलर डाले, तो जब ये परपेंडिकुलर डाले, ये एंगल कितना लिए थे? थीटा एंगल पर लिए थे, तो ये वाला जो लेंथ होगा आपका, ये हो जाएगा r डी थीटा, और हमको चाहिए एरिया के लिए ये वाला लेंथ, तो इस लेंथ को हम मान लेते हैं dl। अब अगर यहाँ से देखें तो इसको अगर एक्सटेंड करें हम, तो ये एंगल है थीटा, और ये है हॉरिजॉन्टल इस डायग्राम में, ये है वर्टिकल, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल आपका थीटा आ जाएगा। और इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में जो यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं, इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग cos थीटा लिख लें तो cos थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल्स देखिए r डी थीटा और डिवाइड बाई हो जाएगा dl। अब यहाँ से अगर dl का वैल्यू आप लिखें तो cos थीटा डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर जाके sec थीटा हो जाएगा, ये हो गया r sec थीटा डी थीटा। ये वाला लेंथ dl निकल गया। इधर वाला स्ट्रिप का लेंथ कितना है? l। तो एरिया वेक्टर ds वेक्टर जब लिखेंगे हम लोग तो ds वेक्टर का वैल्यू आ गया l इंटू r sec थीटा डी थीटा, लेंथ इंटू विड्थ इस स्ट्रिप के लिए। और इंटेंसिटी, तो सिलिंड्रिकल चार्ज के कारण जब यहाँ गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, ये आउटर सिलेंडर के इनसाइड का ही पॉइंट है, तो चार्ज एनक्लोज तो सिर्फ इसी सिलेंडर का होगा, तो इस सिलेंडर को लॉन्ग सिलेंडर एज्यूम करके हम लोग रिजल्ट लिख लेते हैं, क्योंकि फाइनाइट सिलेंडर से कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी तो इस डायरेक्शन में आएगा, एरिया इस डायरेक्शन में आएगा, इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आएगा ई, और ये एरिया का डायरेक्शन है। तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा? सिलेंड्रिकल चार्ज के कारण जानते हैं आप लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2k लैम्डा, 2k लैम्डा बाई आर। अब अगर हम लोग फ्लक्स का वैल्यू लिखें तो फाई इक्वल्स इंटेग्रल ई डॉट डी एस। अब ई का इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है तो 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, जहाँ एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होगा? एप्सिलॉन का वैल्यू हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k लिख सकते हैं। तो k का वैल्यू हो गया यहाँ 2 हो गया, और लेमडा का वैल्यू कितना है? q/l, और r तो नीचे रहेगा ही, डिस्टेंस जो r है। ये हो गया आपका इंटेंसिटी। एरिया का वैल्यू सामने दिख रहा है, एरिया ds, एल आर सेक थीटा डी थीटा, और डॉट प्रोडक्ट होता है ई डॉट डी एस होता है फ्लक्स, तो डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगा आपका एक कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ई और डी एस के बीच का कितना एंगल है? थीटा एंगल है। यहाँ एप्सिलॉन का वैल्यू दिया हुआ है,
तो एप्सिलॉन आर तो 5 दिया है, इसको हम लोग चाहें तो डायरेक्टली 5 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। के का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ से अगर और लिमिट भी लेना होगा, देखिए लिमिट इंटीग्रेशन का थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, तो यहाँ देखिए थीटा निकाल रहे हैं, ये 45 और अपर इंड तक अगर चले जाएं तो थीटा का वैल्यू जो यहाँ आया है 60, मतलब थीटा का वैल्यू हो गया π/4 से π/3। थीटा का लिमिट हो गया π/4 से π/3। अब यहाँ से अगर इस फ्लक्स को सिंप्लीफाई करें तो देखिए एल और आर तो कैंसिल हो गया, कॉस थीटा और सेक थीटा भी कैंसिल होके 1 हो गया, और बचा कितना, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, और कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई, और एप्सिलॉन को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5 एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 एप्सिलॉन नॉट, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, π/3 माइनस π/4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा आपका Q/10 पाई एप्सिलॉन नॉट, 5 इंटू 2 10 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू ये वैल्यू आया आपका एलसीएम 12 4 माइनस 3 π/12। अब ये 12 पाई और पाई कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आ गया कितना, Q/120 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यहाँ एक साइड का कैलकुलेट किए हैं, देखिए यहाँ सिर्फ इस साइड का कैलकुलेट किए हैं, अगर दोनों साइड का काउंट करें तो कितना हो जाएगा, जितना इधर से फ्लक्स आया उतना ही इधर से भी आएगा, तो नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो फाई का नेट वैल्यू आ गया, फाई नेट इक्वल्स लिख सकते हैं, इसका डबल कितना हो जाएगा, Q/60 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा चॉइस आता है, Q/60 एप्सिलॉन, सी ऑप्शन, यही आपका करेक्ट आंसर है, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। दोनों पेज देख लीजिए आप लोग।